क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है वर्क एंड एनर्जी। उस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि जो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में और यू टर्न वगैरह ना हो तो आपको कहा जा रहा है कि वर्क डन एक बॉडी पर जो लग रहा है एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स से, मतलब जो वर्क डन हो रहा है कांस्टेंट फोर्स के कारण, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब आपसे कहा जा रहा है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ना फोर्स की डायरेक्शन में ही है। डिस्टेंस किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। फिर आपसे कहा जा रहा है एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, आपको ये जो फॉर्मूला है इसको एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। कह रहा है वर्क डन को W ले लो, ठीक है, वर्क डन को W ले लिया और डिस्टेंस को D ले लो, डिस्टेंस को D ले लिया एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज ए 3 यूनिट, और फोर्स कितनी है 3। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, W = 3D। ये देखिए दो वेरिएबल में आपसे कहा जा रहा था ना, दो वेरिएबल में। देखिए एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि W भी लीनियर है, W की भी पावर 1 है और D की भी पावर 1 है, और दो वेरिएबल है W और D। W क्या है, वर्क डन, और D क्या है, डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। कह रहा है डिस्टेंस अगर 2 यूनिट हो तो वर्क डन कितना होगा, तो ये तो आसान है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स क्या है, फोर्स आपको कांस्टेंट दिया है 3, और डिस्टेंस आपको दिया है 3 यूनिट, डिस्टेंस दिया है 3 यूनिट, कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट, बट नहीं डिस्टेंस आपको दिया है 2 यूनिट। ओके, ये फोर्स है, फोर्स एज 3 यूनिट और डिस्टेंस दिया है 2 यूनिट, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा 6 यूनिट्स। एक्चुअल में वर्क डन को जूल में नापते हैं तो 6 जूल भी आप लिख सकते हो, 6 जूल्स। और फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 न्यूटन्स, पर मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूँ तो उसके हिसाब से तो यूनिट ही है, तो यूनिट ही सही है। तो पहला पार्ट तो हो गया। फिर कह रहा है वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। अब इस बात को वेरीफाई करना है क्या सच में तब वर्क डन जब डिस्टेंस 2 यूनिट है तब क्या सच में वर्क डन 6 यूनिट होगा, वर्क से ये वेरीफाई करना है ग्राफ की मदद से। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ और एक टेबल बनाता हूँ। ये टेबल किसके बीच में होने वाली है, वर्क डन और डिस्टेंस के बीच में। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, 3 टाइम्स डिस्टेंस। तो मान लीजिए अगर डिस्टेंस 1 यूनिट हुआ, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा है 1 यूनिट, तो बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा। D की वैल्यू W = 3D पुट D = 1, तो W क्या आ जाएगा, W आ जाएगा 3 × 1, W आ जाएगा 3 यूनिट, तो W आ गया 3। ऐसे ही पुट कीजिए D = 2। अगर मैं D की वैल्यू 2 लेता हूँ तो W क्या आएगा, W क्या है 3D, तो 3 × D, D की वैल्यू है 2, तो W आ जाएगा 6 यूनिट। तो अगर मैं D को 2 ले रहा हूँ तो W आ जाएगा 6 यूनिट। ऐसे ही पुट D = 3। अगर मैं D को 3 लेता हूँ तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन क्या है 3 × D और D की वैल्यू है 3, तो वर्क डन आ जाएगा 9 जूल, मतलब 9 यूनिट। तो मैं 3 लेता हूँ डिस्टेंस को, और डिस्टेंस क्या, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस 3 और फोर्स तो 3 है ही है, कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क डन आ जाएगा 9। एक और बना लेते हैं, एक पॉइंट और ढूंढ लेते हैं, पुट D = 4। अगर मैं D को 4 लूँगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा 3 × 4, 3 × D की जगह 4 रखा, वर्क डन आ जाएगा 12 यूनिट। तो अगर मैं 4 लेता हूँ डिस्टेंस को तो वर्क डन आ जाएगा 12 यूनिट। अब ध्यान से देखिए सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज कर रहा हूँ। तो आपको ग्राफ बना के वेरीफाई भी करना है। देखिए कहा गया है, कह रहा है वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। ओके, तो ग्राफ बना के वेरीफाई भी करना है। तो एक ग्राफ बना रहे हैं,
इस लाइन को भी थोड़ा सा सीधा करता हूँ। ठीक, अब देखिए पहले मुझे ये बताइए कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है या वर्क डन डिपेंडेंट है। देखिए वर्क डन डिपेंडेंट है। वर्क डन कितना होगा, डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, मैं ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करूँगा। डिस्टेंस कम है देखिए तो वर्क डन भी कम है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वर्क डन भी ज़्यादा है। तो जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है उनको एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, और जो चीज़ डिपेंडेंट होती है उन्हें वाई एक्सिस पे लिखते हैं। तो मैं वाई एक्सिस पे लिखने वाला हूँ वर्क डन, और एक्स एक्सिस पे लिखने वाला हूँ डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर है वर्क डन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पर वर्क डन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हो जाएगा 12। अब देखिए ये पॉइंट होता है 0,0 जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो मेरा पहला पॉइंट है 1। देखिए पहले एक्स की वैल्यू आती है, फिर वाई की वैल्यू आती है, और एक्स पे क्या है डिस्टेंस। तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स की वैल्यू 1 ली थी, एक्स पे डिस्टेंस है तो D1 और W3, D2 और W6, और यहाँ पर D की वैल्यू क्या ली थी 3, D की वैल्यू 3 ली थी, और W क्या आया था 9। यहाँ पर D की वैल्यू हमने ली थी 4 और W आया था 12। तो पॉइंट ढूंढते हैं 1,3 ये रहा पॉइंट। फिर है 2,6 समथिंग यहाँ पर होगा 2,6, थोड़ा सा लेफ्ट में करना पड़ेगा पॉइंट को, ठीक है 2,6, और 3,9 कुछ यहाँ पर, ठीक है 3,9 हो गया। फिर है 4,12। देखिए एक बार चेक करा देता हूँ, ये देखिए 1 पे, ये 3 पे, ये पॉइंट हो गया 1,3, ये पॉइंट हो जाएगा 2,6, ये पॉइंट हो जाएगा 3,9, और अगला पॉइंट चाहिए 4,12, ये पॉइंट हो जाएगा 4,12। अब इन्हें मिलाना है। ओके, तो कोई सीधी लाइन हो तो आसानी से मिल जाएगा ये। तो मैं एक बार सीट का यूज कर लेता हूँ। ये रफ डायग्राम है, एक्चुअल में तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। तो देखिए आप तब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन से पास होंगे। तो लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी, और आप देख सकते हो चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। ये स्केल पर नहीं है, आप तब स्केल पे बनाओगे तो एक्यूरेट लाइन बनने वाली है। चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। तो आपसे क्या बोला गया था, आपसे बोला गया था वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। तो मैंने प्लॉट कर दिया और ग्राफ से साफ पता लग रहा है। इसको नाम दे देते हैं ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको डी। एट पॉइंट बी पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 2। एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट क्या करता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 2 यूनिट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट बी पर, बी की बात कर रहे हैं, बी पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6। और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई रिप्रेजेंट करता है वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया 6 यूनिट। तो देखिए वेरीफाई हो गया कि तब डिस्टेंस 2 होगा, डिस्टेंस तब हमने 2 लिया था, तो वर्क डन 6 यूनिट आएगा, हैंस वेरीफाइड। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल p ऑफ x passes थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11।
कह रहा है एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जो कि x में भी लीनियर हो, जैसे ये y में भी लीनियर हो। लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की अगर आप पावर देखो तो 2 है, 1 होनी चाहिए तब जाके लीनियर होगा। तो कहा जा रहा है द ग्राफ ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल p ऑफ x पासेस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है? लाइन। तो एक आपको लाइन दी है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक लाइन है जो 2 पॉइंटों से पास हो रही है, एक है 1,5, एक है 3,11। फिर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द पोलिनोमियल, आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्योंकि देखिए जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो लाइन होती है, तो डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा कि लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है और आपको उस पोलिनोमियल की इक्वेशन बतानी है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड में बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द एक्सिस, आपको वो कोऑर्डिनेट बताने हैं जहां पर ये जो लाइन होगी, पोलिनोमियल कहा गया है। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px, px क्या है? पोलिनोमियल, और लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ होता है लाइन। तो आपको वो पॉइंट बताना है जहां पर ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी और जहां पर ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। फिर कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ p ऑफ x, फिर कह रहा है p ऑफ x का ग्राफ भी ड्रॉ करो एंड वेरीफाई योर आंसर, अपने आंसर को वेरीफाई करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन में देखते हैं क्या दिया है। गिवन में दिया है p ऑफ x इज लीनियर। p ऑफ x क्या है? लीनियर है। p ऑफ x इज लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। और आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है फाइंड द पोलिनोमियल p ऑफ x, और आगे पास किससे हो रहा है? p ऑफ x पासिंग थ्रू, p ऑफ x पासिंग थ्रू 1,5 एंड 3,11। तो पहला पॉइंट है फाइंड द पोलिनोमियल, आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ क्या होता है? उसका ग्राफ एक लाइन होता है, और लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल टू ax प्लस b। हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, वी नो लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल रिप्रेजेंट्स अ लाइन। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इक्वल टू ax प्लस b। अब देखिए अगर ये पोलिनोमियल इन दोनों पॉइंटों से पास हो रहा है तो ये पोलिनोमियल इन दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगा, या ये कहना चाहिए ये दोनों पॉइंट पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम कहेंगे बिकॉज लाइन जो कि पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल पासिस थ्रू 1,5 एंड 3,11। इसका मतलब क्या है? 1,5 एंड 3,11, 1,5 एंड 3,11 सेटिस्फाई, विल सेटिस्फाइंग, या सेटिस्फाइंग ही काफ़ी है, सेटिस्फाइंग इक्वेशन y इक्वल टू ax प्लस b। अगर भाई ये जो पोलिनोमियल है, जो लाइन है दोनों पॉइंटों से पास हो रही है, तो एक लाइन जिस भी पॉइंट से पास होती है वो अपनी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए 4 1,5, बताइए x की वैल्यू क्या है? 1 और y की वैल्यू क्या है? 5। तो पुट कीजिए, तो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5 इन y इक्वल टू ax प्लस b। तो देखिए हमें क्या मिलेगा? y की जगह 5 रखा, a हमें पता नहीं है, x की जगह 1 रखा, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू a प्लस बी। तो आपको a प्लस बी सोचना है जिन्हें जोड़ के 5 आए। अब देखिए 4, दूसरा पॉइंट क्या है? 3,11। तो पुट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 11 इन y इक्वल टू ax प्लस बी। तो y की जगह 11, x की जगह 3 और 11 आ जाएगा 3a प्लस बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब ये मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ कि अगर 2 इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल हो और एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो तो क्या करता है? दोनों इक्वेशनों को घटा देता है। तो देखिए ये सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 3a प्लस बी इक्वल टू 11, और इसमें से मैं इक्वेशन 1 घटा रहा हूँ,
a प्लस बी इक्वल टू 5 घटा दिया। देखिए अगर 10 10 के बराबर है और 3 3 के बराबर है तो घटा के भी बराबर ही आएगा। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो घटा के भी बराबर आना चाहिए। तो b से b कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 6। अब इधर देखिए 2a इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6/2, कैंसिल आउट करके 3। तो a आ गया है आपका 3, a 3 आ गया। अब 3 इसमें पुट कर दीजिए, b आ जाएगा। पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल टू 3 प्लस बी, y इक्वल टू इक्वेशन 1 क्या है 5, ओके 5 इक्वल टू 3 प्लस बी, मैंने एक ही जगह 3 रख दिया और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपको a भी पता लग गया, b भी पता लग गया। अब आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ क्योंकि ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। तो अगर a भी पता है b भी पता है तो बस आसानी से आप पोलिनोमियल निकाल सकते हो। पोलिनोमियल क्या होता है, ax y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए और बी तो आपको पता लग गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखोगे, तो पुट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2 इन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो y इक्वल टू a की जगह 3 और b की जगह 2। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा था पोलिनोमियल बनाइए, पोलिनोमियल बना दिया। अब चेक कैसे करोगे आपका आंसर सही है गलत। देखिए x की वैल्यू 1 रखी है तो y 5 आना चाहिए। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5, y 5 आ रहा है। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y 11 आना चाहिए। x की वैल्यू 3 रखी है, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11, y 11 आ रहा है। अगर आपको ये तरीका समझ में आया तो ठीक है, नहीं मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, देखिए वो फार्मूला लगाने के लिए 2 पॉइंट होता है तो उन्हें कुछ मानना पड़ता है, तो मैं बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, लाइन कह लो या लीनियर पोलिनोमियल कह लो एक ही बात है। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं कि मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ तो x1 y1 पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है y इक्वल टू y1 प्लस x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा के इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हो। देखिए मैं पहुंच के दिखलाता हूँ, और मैं लिख रहा हूँ या तो ये वाला तरीका आजमा लेना है या ये आजमा लेना। अब देखिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। यूज कैसे करेंगे इस फॉर्मूले का, देखिए y इक्वल टू, आप बताइए y1 क्या है। y1 होता है पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो 5 रखा फॉर्मूले में। फिर प्लस, फिर आएगा x माइनस x1, x1 क्या है पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1, तो 1 रख दिया, इनटू फिर y2 में से y1 घटा लो, y2 ये रहा 11 और y1 ये रहा 5, तो 11 में से 5 घटाया 11 माइनस 5 जो कि 6 होगा, और x2 में से x1 घटा लीजिए, x2 में से x1 घटा लीजिए, तो 3 माइनस 1। इसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 5 x माइनस 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, कैंसिल आउट करके आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 3। और अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 5 प्लस ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -3, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू 3x पहले लिख दीजिए और 5 में से 3 गया 2, तो देखिए वही आ गया जो आना भी चाहिए था। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। चाहो तो आप ये तरीका आजमा लो, या मैंने आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता दिए, इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए x1 y1 और x2 y2 क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस। ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये सब मिटा दूंगा। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द एक्सिस। तो आपको बताना है कौन से जगह पर ये जो पोलिनोमियल था, पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल लाइन को रिप्रेजेंट करता, तो लाइन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ काटेगी। तो इक्वेशन क्या थी, तो अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो बताइए एक्स एक्सिस पे कहाँ काटेगी, जहाँ पर वाई 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। तो हम करेंगे पुट y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 पुट करते ही वो पॉइंट अब एक्स एक्सिस पे आ गया।
तो ये आ जाएगा इधर -2 इक्वल टू 3x और -2/3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई -2/3 और y क्या था 0। तो आपसे पूछा गया था कहाँ पर कट करेगी। ओके, तो लाइन कर्व्स x एक्सिस एट -2, 3 -2/3, 0। ऐसे ही y इक्वल टू 3x+2 है। अगर आपको निकालना है कि y एक्सिस पे कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगी, तो y एक्सिस पे काट रही है मतलब x की वैल्यू 0, क्योंकि y अगर कोई लाइन y एक्सिस को काट रही है तो y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया गया है वो पॉइंट y एक्सिस पर है और y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो पुट यहाँ 4 y इंटरसेप्ट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y इक्वल टू 3 × 0 + 2, y इक्वल टू 0 + 2, y इक्वल टू 2। तो बताइए लाइन कट y एक्सिस को कहाँ पर काटेगी एट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक टेबल चाहिए x, y। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ 1, तो y क्या आएगा, पुट x इक्वल टू 1 इन y इक्वल टू 3x + 2। तो y आ जाएगा 3 × 1 + 2, y इक्वल टू 3 + 2, y इक्वल टू 5। और अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, पुट x इक्वल टू 2 इन y इक्वल टू 3x + 2। तो ये y इक्वल टू 3 × 2 + 2, y इक्वल टू ये हो जाएगा 6 + 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो 2 पे y की वैल्यू आ रही है 8। तो अब ड्रॉ करते हैं, सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं तो मैं बस फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाने वाला हूँ। तो ये देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। ओके, ये रहा पॉइंट। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8। पॉइंट थोड़ा नीचे होगा तो ये हो गया 2, 8। अब इसको ड्रॉ करने के लिए मैं सीट का यूज करूँगा। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से जाएगी। एक मिनट, लाइन कुछ इस तरीके से पास हो जाएगी। तो देखिए y एक्सिस को कहाँ पर काटा है 2 पर, और देखते हैं x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। x एक्सिस के लिए इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से, और ये है -1 -2। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा -2/3। देखिए यहाँ पर होता है 0,0 और ये किसके पास है, -1 के पास है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। ये अगर आप ग्राफ बना के करोगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट ड्रॉ होगा ग्राफ पेपर पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या है -2/3, 0। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 0,2। तो आना भी चाहिए था। देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है लेट p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b एंड q ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d बी 2 लीनियर पोलिनोमियल सच डैट। ओके, आपको 2 लीनियर पोलिनोमियल दिए गए, एक का नाम है p ऑफ x, एक का नाम है q ऑफ x। दोनों लीनियर पोलिनोमियल है, इसका मतलब दोनों में जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। लीनियर पोलिनोमियल का यही मतलब होता है। सच डैट आपको कुछ कंडीशन दी है, वो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है p ऑफ 0 इक्वल टू 5 है, मतलब अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो आपको आउटपुट में 5 मिलेगा। दूसरी कंडीशन है द पोलिनोमियल p ऑफ x माइनस q ऑफ x कट द x एक्सिस एट। ये एक नया पोलिनोमियल बनेगा, एक पोलिनोमियल में से एक और पोलिनोमियल घटाएंगे तो एक नया पोलिनोमियल बनेगा, और जो नया पोलिनोमियल बनेगा वो x एक्सिस को 3 पर काट रहा है, क्योंकि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट हो गया 0। और आपको थर्ड कंडीशन दी है सम ऑफ, अगर दोनों पोलिनोमियल का सम करें तो फिर से एक नया पोलिनोमियल बनेगा, वो पोलिनोमियल ये है।
फॉर और रियल एक्स, मतलब ये हर एक्स के लिए वैलिड है, इसका डोमेन सारे रियल नंबर है। पूछ रहा है फाइंड द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। ओके, तो देखिए सवाल किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन में आपको दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है सी एक्स प्लस डी। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। इसने बोला है पी ऑफ 0 इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स है, तो मैं एक्स की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, 0 पुट करने वाला हूँ। तो पुट एक्स इक्वल टू 0 इन पी ऑफ एक्स। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ पर एक्स है पोलिनोमियल में पी ऑफ एक्स में वहाँ पर 0, ये तो हो जाएगा 0 प्लस बी, पी ऑफ 0 इक्वल टू बी। और पी ऑफ 0 दिया क्या है, पी ऑफ 0 दिया है 5। तो देखिए बी की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू है 5। हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है, बी की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है द पोलिनोमियल, देखिए हमें निकालने ये दो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, और एक्स में पोलिनोमियल है, मतलब ये जो वेरिएबल है डमी वेरिएबल है, इनकी जगह कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो मुझे ए बी सी डी निकालना है। अगर मैंने ए बी सी डी निकाल ली है तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, मुझे दोनों पोलिनोमियल मिल जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन का मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। कह रहा है दोनों पोलिनोमियल को घटा दो, तो वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर काटेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स एक नया पोलिनोमियल मान रहे हैं जो है पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स। तब दो पोलिनोमियल को घटाएंगे तो फिर से एक पोलिनोमियल आएगा, तो उस पोलिनोमियल को माना है मैंने आर ऑफ एक्स। तो देखिए आर ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स की वैल्यू रखिए ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी माइनस ऑफ सी एक्स माइनस ऑफ डी आर ऑफ एक्स। अब देखिए ध्यान से इन दोनों टर्मों को, इनमें एक्स है, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो a माइनस सी इंटू एक्स, यहाँ से बच गया b माइनस डी। ये एक नया पोलिनोमियल है। अब आपसे कहा गया है कि ये जो पोलिनोमियल है ना कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 3,0 पे। इसका मतलब क्या है, बिकॉज p ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। इसका मतलब है आर ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है, ये रहा पोलिनोमियल, विल सेटिस्फाई, यहाँ ये लिखना चाहिए कि जो पॉइंट है 3,0 विल सेटिस्फाई ये जो 3,0 है किस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, आर ऑफ एक्स को। तो देखिए एक्स की वैल्यू में 0 पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू 3 पुट करूँगा और आउटपुट आना चाहिए 0। इस बात का मतलब है कि आर ऑफ 3 बराबर 0। अगर कोई पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, इसका मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ तो उस पोलिनोमियल का आंसर आना चाहिए 0। ये होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आर ऑफ एक्स में मैंने 3 पुट करा है, तो मैं इस पोलिनोमियल में 3 पुट कर रहा हूँ। पुट x इक्वल टू 3 इन आर ऑफ एक्स। तो देखिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 पुट कर दीजिए, a माइनस सी इंटू 3 प्लस बी माइनस डी। आर ऑफ 3 इक्वल टू 3a माइनस 3c प्लस बी माइनस डी। और आर ऑफ 3 क्या है, आर ऑफ 3 है 0। आर ऑफ 3 क्या है, 0। आर ऑफ 3 0 क्यों है, क्योंकि ये पोलिनोमियल कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। और जो वैल्यू आती है एक फंक्शन की उसी को y कहते हैं। मतलब एक फंक्शन में आपने x की वैल्यू पुट करी तो जो आउटपुट आएगा उसको y कहा जाता है। और अगर मैं 3 पुट करूँगा इस फंक्शन में x की जगह, ये एक्चुअल में rx है, तो आउटपुट आना चाहिए 0। तो मैंने 0 के बराबर रख रखा है, तो ये हो जाएगा 0। आर ऑफ 3 क्या है, 0। और ये 3a माइनस 3c, b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू क्या है 5 माइनस डी। तो देखिए एक काम करते हैं, इसे भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे वाला पार्ट करते हैं। यहाँ एक ठीक है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया।
अब थर्ड कंडीशन यूज करते हैं, इसे कुछ मान लेते हैं इक्वेशन वन। अब थर्ड कंडीशन में कहा जा रहा है कि जो पोलिनोमियल है द सम p ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 6x प्लस 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया है p ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 6x प्लस 4। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं यूज कर लूँगा, अभी मुझे b की वैल्यू बता दी तो मैंने b की वैल्यू पुट कर दी और मुझे कुछ पता नहीं है। तो देखिए p ऑफ एक्स क्या है, p ऑफ एक्स है ax प्लस b और q ऑफ एक्स है cx प्लस d इक्वल टू 6x प्लस 4। अब देखिए यहाँ से a प्लस सी आ गया और ये x आ गया बाहर, a प्लस सी x कॉमन ले लिया, ये हो गया b प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। अब हम करेंगे कंपेयर करने से हमें पता लगेगा कि देखिए ये x का कोफिशेंट है, यहाँ पर ये x का कोफिशेंट है, मतलब a प्लस सी बराबर 6 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। दो लीनियर पोलिनोमियल एक दूसरे के बराबर कब होंगे, जब x का कोफिशेंट भी सेम होगा और कांस्टेंट टर्म भी सेम होगा। इसका मतलब b प्लस डी हमें मिल जाएगा 4। अब हमें b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 5, तो 5 पुट कर दीजिए। 5 प्लस डी इक्वल टू 4, डी की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 5, डी इक्वल टू -1। तो हमें d पता लग चुका है, हमें b भी पता लग चुका है। अब हमें a और c बस फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो d की वैल्यू आई है इसे इसमें पुट करिए, पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम 3a माइनस 3c प्लस 5 और d की वैल्यू -1 है तो माइनस, ये तो इक्वेशन वाला माइनस और d की वैल्यू भी माइनस में है, तो ये आ जाएगा 3a माइनस 3c प्लस 6 और ये इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा 3a माइनस 3c। अब मुझे कुछ पार्ट अरेंज करना पड़ेगा, तो देखिए मैं ये वाला पार्ट अरेंज कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अरेंज कर रहा हूँ, इस जगह को हम यूटिलाइज करने वाले हैं। अभी हमें निकालना था p ऑफ x और q ऑफ x। तो देखिए यहाँ तक तो आप पहुँच ही गए होंगे। अब देखिए ये मैं 3 कॉमन लूँगा और डिवाइड में रख दूँगा, तो -6 बाई 3 इक्वल टू a माइनस सी। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, पहले 3 कॉमन लिया, a माइनस सी बचा और फिर अगले स्टेप में अपॉन में भेज दिया। तो देखिए a माइनस सी की वैल्यू आ गई -2। एक इक्वेशन ये है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, दोनों इक्वेशनों को जोड़ रहे हैं। तो देखिए a प्लस सी और ये क्या है a माइनस सी। a प्लस सी की वैल्यू क्या है, a प्लस सी की वैल्यू है 6 और a माइनस सी की वैल्यू क्या है, a माइनस सी की वैल्यू है -2। दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं इसलिए प्लस का साइन, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2a, ये हो जाएगा 6 माइनस 2, 2a बराबर 4, a की वैल्यू आ जाएगी 4/2, a इक्वल टू 2। a आ चुका है। अब a किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए या 3 में रख लीजिए, तो पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में मैं रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 6 और c की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2, c इक्वल टू 4। तो देखिए हमें a भी मिल गया, b भी मिल चुका है, देखिए a मिल चुका है, b मिल चुका है, c मिल चुका है, d मिल चुका है। तो बताइए पोलिनोमियल क्या था, p ऑफ x। एक पोलिनोमियल था हमारे पास p ऑफ x, यही पूछ रहा था फाइंड द पोलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x। ये था ax प्लस b। तो बताइए a क्या आया 2, b क्या आया 5, तो पहला पोलिनोमियल हो गया। अब दूसरा पोलिनोमियल था हमारे पास cx प्लस d, c आया है हमारा 4 और d आया है -1। तो यही हमारे आंसर, हमसे दोनों पोलिनोमियल ढूंढने के लिए कहा गया था, हमने ढूंढ दिया। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएगा, लेंथी क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन का यूज करा था। फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया था कि अगर आप p ऑफ 0 निकालोगे तो वो 5 आएगा। इसका मतलब 0 पुट करने पे इक्वेशन में मैंने 0 पुट करा, p ऑफ 0 को 5 से रिप्लेस कर दिया, तो b की वैल्यू आ गई।
फिर मैंने दूसरी कंडीशन यूज करी थी, ये घटाने के बाद एक नया पोलिनोमियल माना और वो पोलिनोमियल इस पॉइंट से पास हो रहा था, मतलब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, x की वैल्यू 3 तो आंसर 0, तो मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी, ये इक्वेशन बनी और r(3) आ गया था 0। उसने बोला है कि आंसर 0 आएगा, आउटपुट 0 आएगा। तो देखिए ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर आंसर का मतलब नहीं है फाइनल आंसर, जो हम कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आ गया था। अब मैं आगे कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि 3 वेरिएबल थे, तो मैंने थर्ड कंडीशन का यूज करा। वहाँ से मैंने कंपेयर करे कि दो लीनियर पोलिनोमियल बराबर है तो x का कोफिशिएंट भी बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म भी बराबर होगा। वहाँ से मुझे ये मिला और b की वैल्यू पुट करी, d की वैल्यू निकाल ली, फिर d की वैल्यू मैंने इसमें रखी, फिर दो इक्वेशन बन गई थी, दो वेरिएबल थे, तो यहाँ से a और c निकाल लिया। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ, ये पूरा नहीं लिखा था क्योंकि स्पेस नहीं था, मैं इसे मिटा के आपका बचा हुआ पार्ट भी लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागोन मेड यूजिंग मैचस्टिक। देखिए एक हेक्सागन, दो हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 साइड हो। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये एक हेक्सागन है। फिर यहाँ पर आपको दो हेक्सागन दिख रहे होंगे, दोनों हेक्सागन में एक साइड कॉमन है। यहाँ पर आपको 3 हेक्सागन दिख रहे हैं, हर दो हेक्सागन में एक साइड कॉमन है, हर दो हेक्सागन में एक साइड कॉमन है। तो कहा जा रहा है लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन। कह रहा है 3 स्टेज देखो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जिसमें हेक्सागन ग्रो कर रहे हैं। पहले एक थे, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए। कह रहा है न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड टू एवरी स्टेज। हर स्टेज में नया हेक्सागन जुड़ रहा है। पहले एक हेक्सागन था, अगले स्टेज में एक और जुड़ गया, तीसरे स्टेज में एक और जुड़ गया। कह रहा है एवरी स्टेज विच शेयर आ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेट। कह रहा है जो नया हेक्सागन है ना, वो पुराने हेक्सागन की एक साइड को शेयर कर रहा है। जो नया हेक्सागन है वो पुराने हेक्सागन की एक साइड को शेयर कर रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है जिसमें हेक्सागन है। हेक्सागन क्या है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 साइड हो। कह रहा है कि हर स्टेज में एक हेक्सागन ऐड हो रहा है और जो नया हेक्सागन है वो पुराने हेक्सागन से एक साइड शेयर कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मैनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेट्स। ओके, कह रहा है कि नेक्स्ट 2 स्टेज बनाइए और ये भी बताना है कि इन स्टेजों में कितनी मैचस्टिक जरूरी है। सबसे पहले नई 2 स्टेज बनाते हैं, तो उसमें अगर इसमें 3 हेक्सागन है, स्टेज 3, स्टेज 2 में 2 हेक्सागन है, स्टेज 1 में 1 हेक्सागन है, तो स्टेज 4 में 4 हेक्सागन होंगे। तो देखिए वो मैं यहीं पर बना रहा हूँ। ये हो गया पहला हेक्सागन, फिर दूसरा हेक्सागन। देखिए 3 तक तो सेम बनेगा। ये हो जाएगा दूसरा हेक्सागन, फिर तीसरा हेक्सागन, तीसरा हेक्सागन। यहाँ तक तो सेम है, हमें एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेज 3 हो चुकी है, अब हमें स्टेज 4 करनी है। तो देखिए इस तरीके से हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, इसकी 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे डॉट की ज़रूरत नहीं है लगाने की। देखिए ये हमारा हो गया स्टेज 4। स्टेज 4 में कितने हेक्सागन है? 4 हेक्सागन है। अब हमें बनाना है स्टेज 5 क्योंकि उसने ऐसा कहा है कि ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस। 2 नेक्स्ट स्टेज बनाने हैं। यहाँ तक तो दिया था, तो ये हो गई एक स्टेज। अब एक और बनानी है, इसमें 5 हेक्सागन होंगे, तो मैं ये बना देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए इसमें 5 हेक्सागन बनाना है। ये हेक्सागन में बिल्कुल नाप के नहीं बना रहा कि बिल्कुल इक्वल हो, और ऐसा बोला भी नहीं है कि बिल्कुल इक्वल ही होने चाहिए। तो एक हेक्सागन हो गया, उसके बाद 2 हेक्सागन, 3 हेक्सागन, 3 हेक्सागन, 4 हेक्सागन, इसे थोड़ा साइड में, 4 हेक्सागन, एक और बनाना है बस, 5 हेक्सागन, 5 हेक्सागन। तो देखिए ये थी हमारी स्टेज 4
और यहाँ पर है स्टेज 5। तो फर्स्ट पार्ट तो आप कर लोगे, 3 दिए हैं और चौथी स्टेज ये रही, 5th स्टेज ये रही। आपसे ये भी बोला गया है, देखिए ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, इतना तो हमने कर दिया। फिर कह रहा है हाउ मैनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस, इन स्टेजेस में कितनी मैचस्टिक यूज हुई है। तो चलिए बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी है दोबारा से। तो अगर मैं इस टेबल को भरने की कोशिश करूँ, क्योंकि देखिए दूसरे में यही कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो इस टेबल को फुलफिल करता है। तो बताइए एक हेक्सागन में कितनी मैचस्टिक यूज हुई। 1 2 3 4 5 6 यूज हुई है। अब देखते हैं 2 हेक्सागन में कितनी यूज हुई। देखिए एक में 6, दूसरे में 6, 12, पर एक साइड तो कॉमन है तो वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि तब मैं कह रहा हूँ 6 और 6 12, तब ये मैंने 2 बार काउंट कर ली, तो 12 माइनस 1 11 यूज हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर है स्टेज नंबर पहले स्टेज में, और यहाँ पर है नंबर ऑफ मैचस्टिक। फर्स्ट स्टेज में 6 मैचस्टिक यूज हुई, सेकंड स्टेज में कितनी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब थर्ड स्टेज में कितनी यूज हुई हैं, देखिए एक हेक्सागन में 6 मैचस्टिक, तो 6 12 18 18, पर ये साइड तो 2 बार आई है। देखो तब मैंने इसके 6 गिने और इसके 6 गिने तो 2 बार आ गई, और तब मैंने इसके 6 मैचस्टिक गिने इसके 6 मैचस्टिक गिने तभी भी ये 2 बार आ गई, तो 2 घटाना पड़ेगा। तो बताइए अभी कितना हुआ था 6 12 18, 18 में से 2 घटाओगे 16 मैचस्टिक यूज हुई। यहाँ वैसे भी देख सकते हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैचस्टिक यूज हुई हैं, तो लिख दिया। अब देखते हैं इसके लिए कितनी यूज हुई हैं। तो देखिए एक हेक्सागन के लिए 6 मैचस्टिक यूज होती हैं, तो 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24, पर कुछ साइड 2 बार काउंट हुई है। तब मैंने इसके 6 और इसके 6 गिने, तब ये 2 बार काउंट हो गया, तो ये 2 बार काउंट हुई है, ये 2 बार काउंट हुई है, ये 2 बार काउंट हुई है, तो 3 मैचस्टिक 2 बार यूज हुई हैं। तो 24 - 3 21 मैचस्टिक यूज हुई हैं। आप चाहो तो देख भी सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये हो गया 21। ये 14 यहाँ पर है इस वाली साइड के लिए 21 यूज हुई हैं। तो देखिए 4 स्टेज में 21। अब देखते हैं 5th स्टेज में कितनी मैचस्टिक यूज हुई हैं। तो देखिए एक हेक्सागन में 6 मैचस्टिक यूज होती है, क्योंकि हेक्सागन की साइड 6 होती है और हर साइड एक मैचस्टिक से कवर की गई है। तो 1 हेक्सागन मतलब 6 मैचस्टिक, 12 18 24 30, तो 30 मैचस्टिक यूज हुई हैं, 30 मैचस्टिक यूज हुई हैं। पर देखते हैं कुछ चीज़ रिपीट हुई है, ये मैचस्टिक 2 बार रिपीट हुई है, तब इसके 6 और इसके 6 काउंट करे थे तो 2 बार काउंट हुई, तो 1 2, ये भी 2 बार काउंट हुई है, 3 ये भी 2 बार काउंट हुई है, 4 ये भी 2 बार काउंट हुई है, तो 4 मैचस्टिक 2 बार काउंट हुई हैं, तो उन्हें घटाना पड़ेगा क्योंकि वो 2 बार काउंट हो चुकी हैं। तो 30 में से अगर आप 4 घटा दोगे तो आएगा 26। ऐसे ही पूछ रहा है एन के लिए क्या होगा। एन के लिए देखने से पहले मैं आपको एक पैटर्न दिखलाना चाहूँगा। तो देखिए इस टेबल को कुछ ऐसे बना रहा हूँ, स्टेज नंबर और यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मैचस्टिक, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि एन के लिए क्या रूल बनेगा। तो देखिए तब स्टेज 1 थी तब 6 मैचस्टिक यूज हुई थी, तब स्टेज 2 थी तब कितनी मैचस्टिक यूज हुई थी 6 + 5। देखिए 6 तो पहले से ही है, 5 नहीं जोड़नी पड़ी, 1 2 3 4 5। तब थर्ड स्टेज थी थर्ड, तो देखिए पहला हेक्सागन तो पूरा बनेगा 6 मैचस्टिक, फिर दूसरे के लिए 5 जोड़नी पड़ेंगी क्योंकि एक साइड तो कॉमन है, और तीसरे के लिए भी 5 जोड़नी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो पहले से ही है 5। तो अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 4, चौथी स्टेज के लिए कितनी मैचस्टिक यूज हुई। तो देखिए पहले हेक्सागन के लिए तो पूरी 6 मैचस्टिक यूज हुई, फिर नेक्स्ट के लिए 5 क्योंकि एक साइड तो कॉमन है, 1 2 3 4 5, फिर अगले के लिए भी 5 क्योंकि ये तो पहले से ही लगी पड़ी है, 1 2 3 4 5, फिर अगले के लिए भी 5, 1 2 3 4 5। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 5th स्टेज के लिए कितनी मैचस्टिक यूज हुई है 5th स्टेज, तो देखिए पहली के लिए तो 6 मैचस्टिक यूज हुई हैं। अब देखते हैं, देखिए 6 यूज हो गई, ये 6,
ये 6 यूज होगी, मैंने इसे बोल्ड कर दिया। अब ये अगर एक और हेक्सागन बनाना है, क्योंकि एक साइड कॉमन है तो 5 ही लगानी पड़ेंगी मैच स्टिक, 1 2 3 4 5। फिर अगले के लिए तो बना हुआ है, अब मैंने 5 लगाई, देखो एक मैच स्टिक, 2 3 4 5। अब अगर मुझे एक और हेक्सागन बनाना है तो फिर से 5 लगानी पड़ेंगी, तो पहले से ही लगा पड़ा है 1 2 3 4 5। फिर मुझे एक और बनाना है तो 1 2 3 4 5, ये तो पहले से ही लगा पड़ा था। एक और बनाना है 1 2, नहीं ये तो पहले से ही था, 1 2 3 4 5। तो देख रहे हो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। बताइए 10 को 2 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 + 10 20। इसका मतलब यह है कि 10 + 10 20, और अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 20। 5 + 5 10, और अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 10। 10 + 10 + 10 30, और 10 को अगर मैं 3 बार ऐड करने की बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी 30। मतलब हमें जितनी बार जोड़ना है उस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर आपको 4 को 4 बार जोड़ना है तो इससे आसान तरीका है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको 10 को 3 बार जोड़ना है, इससे आसान तरीका है कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 को 3 से 30 आ जाएगा। अगर आपको 7 को 5 बार जोड़ना है तो इससे आसान तरीका है कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, यही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है यही मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो देखिए 6 एक बार आया है, अब 5 को एक बार जोड़ना है मतलब 5 × 1, 5 को 2 बार जोड़ना है मतलब 5 × 2 जोड़ना है, 5 × 2 ही तो होता है 10। 5 को 3 बार ऐड करना है मतलब 5 × 3 ऐड करना है। 5 को 4 बार ऐड करना है मतलब 5 × 6 + 6 तो हो गई। पहला हेक्सागन में तो 6 मैच स्टिक यूज होंगी। और अगर 5 को 4 बार जोड़ना है तो 5 को 4 से गुना करना है। अब आपको एक पैटर्न देखिए, ऐसे ही मुझे n स्टेज के लिए निकालनी है कि nth स्टेज के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी यूज होंगी। तो देखिए 6 तो आएगा, जो हमने पैटर्न देखा, देखिए 6 तो हर किसी में आ रहा है, फिर 5 भी आएगा, यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं अगर आप कहोगे यहाँ पर 5 नहीं आ रहा। अब देखिए अगर पहली स्टेज के लिए निकालना है मैच स्टिक तो 0 आया है, 0 होता है 1 - 1। तब मैं दूसरी स्टेज के लिए निकाल रहा हूँ तो 1 मल्टीप्लाई में आया है मतलब 2 - 1। तब मैं तीसरी स्टेज के लिए निकाल रहा हूँ तो 3 लिखा, 3 - 1 उससे मल्टीप्लाई हुआ है। तब मैं चौथी स्टेज के लिए निकाल रहा हूँ तो मल्टीप्लाई किससे हुआ था, 4 - 1 से, 5 का मल्टीप्लाई हुआ था 4 - 1 से। तब मैं पाँचवीं स्टेज के लिए निकाल रहा था, तब किससे मल्टीप्लाई हुआ था, 5 - 1 से। तो अगर मैं n स्टेज के लिए मैच स्टिक निकालूंगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, n - 1 से। देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर चौथी स्टेज में मैच स्टिक निकाल रहा हूँ तो 3 का किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से 1 कम, 4 से 1 कम। तब मैं तीसरी स्टेज के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक निकाल रहा था, तब बताइए 5 का किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, 3 से 1 कम, 3 - 1। तब मैं पाँचवीं स्टेज के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक निकाल रहा था, तब मैंने 5 को किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से, 5 से 1 कम 4। तो तब मैं nth स्टेज के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक निकालूंगा तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 कम से। तब 5 से, तब पाँचवीं स्टेज के लिए निकाल रहा हूँ तब 4 से मल्टीप्लाई करा, 1 कम। तब चौथी स्टेज के लिए निकाल रहा हूँ मैच स्टिक, तब 3 से मल्टीप्लाई करा, 1 कम। तब तीसरी स्टेज के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक निकाल रहा हूँ तब 2 से मल्टीप्लाई करा, 1 कम। तब दूसरी स्टेज के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक निकाल रहा हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 कम। तो अगर मैं nth स्टेज के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक निकालना चाहता हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, n - 1, 1 कम से। तो देखिए ये हो जाएगा 5n - 5, 5 का n से मल्टीप्लाई करा, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करा, आगे माइनस था, और ये हो जाएगा 5n, 6 में से 5 गया 1। तो ये टेबल भी हमारी पूरी हो चुकी है। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक nth स्टेज के लिए होंगी 5n + 1। चेक करते हैं हमारा ये जो एक्सप्रेशन आई है सही भी है या नहीं है क्या। नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज्ड फॉर nth स्टेज। चेक करते हैं सही है या नहीं। अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट स्टेज के लिए निकालनी है मैच स्टिक तो n की जगह रखूंगा 1, n की जगह क्या रखूंगा 1। तो 5 × 1 5, 5 + 1 6, तो देखिए 6 ही आया है। अगर मुझे सेकंड स्टेज के लिए निकालनी है नंबर ऑफ मैच स्टिक तो n की जगह रखूंगा 2,
तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11, देखिए 11 ही आया है। अगर मुझे थर्ड स्टेज के लिए निकालनी है नंबर ऑफ मैच स्टिक, तो n की जगह रखूंगा 3, तो 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 16, देखिए 16 ही आता है। तब मैं फोर्थ स्टेज के लिए निकालूंगा नंबर ऑफ मैच स्टिक, तो n की जगह रखूंगा 4, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 1 21, 21 ही है यहाँ पर। तब मैं फिफ्थ स्टेज के लिए निकालूंगा नंबर ऑफ मैच स्टिक, तो n की जगह रखूंगा 5, तो 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 1 26, 26 की मैच स्टिक आ रही है फिफ्थ स्टेज में। तो हमारी जो एक्सप्रेशन है सही है। तो देखिए हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, अब तीसरा पार्ट देखते हैं। कह रहा है फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। तो रूल हम लिख चुके हैं, ये है इसका आंसर। इसमें इस सवाल में एक ही सवाल इन्होंने घुमा फिरा के पूछा है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ करने के लिए कहा था कि भाई 2 नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ कीजिए, तो समझ में आया। फिर कह रहा है हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेज, इन अलग अलग स्टेज में मैच स्टिक कितनी रिक्वायर्ड है। तो फिर टेबल क्यों दी इन्होंने, टेबल में भी तो यही था, तो ये दोबारा लिखने का तो नीड ही नहीं थी। फिर कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो टेबल में तो इन्होंने n भी दिया है, तो ये भी हमें निकालना ही पड़ेगा। फिर तीसरे सवाल का क्या लॉजिक है, कह रहा है कि फाइंड द रूल ऑफ द डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। अरे भाई वो तो निकाल दिया, तो पता नहीं इस सवाल में ये चीज़ें रिपीट क्यों की गई हैं। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। कह रहा है हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15 स्टेज ऑफ पैटर्न। कह रहा है जैसे ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है, चौथा, पांचवा, वैसे ही 15वीं स्टेज के लिए हमें कितनी मैच स्टिक चाहिए। तो आपको इतना तो पता लग गया होगा, 15 रखना है यहाँ पर। फिर भी मैं ये वाली चीज़ मिटा देता हूँ और बताता हूँ आपको। और फिर हमारा एक है कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म आ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो कह रहा है क्या अगर आपके पास 200 मैच स्टिक है और आपको सारी की सारी यूज करनी है, तो क्या ये पैटर्न आप बना पाओगे, मतलब हेक्सागन 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 ही बन पाएंगे। तो पहले मैं फोर्थ कर रहा हूँ। इस बार आपको दिया है 15 स्टेज। 15 स्टेज का मतलब है आपको n की वैल्यू 15 दी है, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज। 15 स्टेज के लिए कितनी नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड है 15th स्टेज के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला था 5n + 1, तो n की जगह क्या रखेंगे 15 रखेंगे। ये हो जाएगा 75 + 1 76। तो ये है आंसर फोर्थ पार्ट का। फिर कह रहा है कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म आ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। तो पांचवा, तो हम मान लेते हैं लेट nth स्टेज रिक्वायर्ड 200 मैच स्टिक। इस बार ये नहीं कह रहा, बार कह रहा है कि 200 मैच स्टिक है और आपको ये बताना है क्या 200 मैच स्टिक से ऐसा कोई पैटर्न बन पाएगा। जैसे एक है हेक्सागन, 2 हेक्सागन, 3 हेक्सागन, ऐसा कोई पैटर्न बन पाएगा। जैसे देखिए अगर मैं इसी सवाल में कहता कि आपके पास 13 मैच स्टिक है, तो क्या कोई पैटर्न बन पाएगा हेक्सागन वाला। तो नहीं, कोई स्टेज नहीं बन पाती, क्योंकि सेकंड स्टेज में 11 मैच स्टिक चाहिए, थर्ड स्टेज में 16 मैच स्टिक चाहिए, और अगर आपके पास 13 मैच स्टिक है तो फिर कोई स्टेज नहीं बन पाएगी। ये वाली बन जाएगी, 2 मैच स्टिक बच जाएंगी, जिससे पूरा हेक्सागन बनेगा ही नहीं। तो जरूरी नहीं है जो मैच स्टिक आपके पास अवेलेबल हो वो पूरी की पूरी मैच स्टिक यूटिलाइज होकर ऐसा कोई स्टेज बना ही दे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए इसके बीच का मैं कोई नंबर लेता हूँ, इसके बीच का नंबर मैं ले लेता हूँ 22, और मैं आपसे बोल रहा हूँ आपके पास 22 मैच स्टिक हैं, तो क्या कोई स्टेज बन पाएगी इस पैटर्न की। तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि 21 मैच स्टिक से आप फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाओगे, पर एक मैच स्टिक बचेगी जो आप ऐसे बना दोगे ऐसे। तो ये तो पैटर्न का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि स्टेज में तो हर स्टेज में एक हेक्सागन बढ़ रहा है, ये थोड़ी ना हेक्सागन। तो हमें देखना पड़ेगा कि 200 मैच स्टिक से ऐसा कोई स्टेज बनेगा या नहीं बनेगा। तो वो ही मैं कर रहा हूँ, लेट nth स्टेज रिक्वायर्ड फॉर 200 मैच स्टिक। मैंने मान लिया कि nth स्टेज बनेगा 200 मैच स्टिक से। तो बताइए अगर 200 मैच स्टिक से nth स्टेज बनेगा तो 5n + 1, मैंने n की जगह n ही पुट करा है। n स्टेज में कितनी मैच स्टिक यूज होंगी ये फॉर्मूला निकाल के देता है, जो कि है 200।
तो 5n इक्वल टू 200 माइनस 1, 5n इक्वल टू 199 और n की वैल्यू आ जाएगी 199/5। ये हो जाएगा अपना 3 और यहाँ से बचेगा 4, फिर बन जाएगा 9 पॉइंट, ये 9 बना, फिर क्या बचेगा 45 गया 4, फिर बचेगा 8। देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 3 बार में गया 15, 4 बचा 9 आ गया, उसके बाद फिर 9 बार में गया 45, 4 बचा, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर 8 बार में गया। तो n की वैल्यू ये आ रही है। तो आप मुझे खुद सोच के बताइए n क्या था। n तो स्टेज थी, पहली स्टेज हो सकती है, दूसरी स्टेज हो सकती है, तीसरी स्टेज हो सकती है, चौथी स्टेज हो सकती है, पर क्या स्टेज पॉइंट में हो सकती है? नहीं हो सकती। या पहला पैटर्न, पहला टर्म पैटर्न का, दूसरा टर्म पैटर्न का, तीसरा टर्म पैटर्न का, चौथा टर्म पैटर्न का, पर पैटर्न का कोई भी टर्म पॉइंट में तो होगा नहीं। तो हम कहेंगे बिकॉज n इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, इसलिए पॉसिबल नहीं है। कह रहा था ना, कैन 200 मैचस्टिक फॉर्म अ स्टेज, तो देयरफॉर 200 मैचस्टिक्स can't form any stage in the given pattern। अगर आपके पास 200 मैचस्टिक हैं तो आप उनसे इस पैटर्न की कोई भी स्टेज नहीं बना पाओगे। पूरी की पूरी 200 मैचस्टिक यूज करनी है। कि आपने पूरी की पूरी यूज नहीं करी तो फिर ये लिखने का लॉजिक ही नहीं है कि आपके पास 200 मैचस्टिक है पैटर्न बनाने के लिए। फिर तो जितनी मैचस्टिक यूज हुई है उतनी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, आपसे कह रहा है कि 200 मैचस्टिक का यूज करके ही बनाना है ये स्टेज, इस पैटर्न का स्टेज 200 मैचस्टिक का यूज करके ही बनानी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो 200 मैचस्टिक यूज ही नहीं होगी। इसका एक मैं रीज़न देता हूँ। देखिए अगर मैं 39 स्टेज के लिए देखूँ मैचस्टिक कितनी चाहिए, 39 स्टेज, तो बताइए n की जगह क्या रखूँगा? n की जगह रखूँगा 39, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे निकाल के देता है कि nth स्टेज के लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए। तो मैं 39 स्टेज के लिए देख रहा हूँ कितनी मैचस्टिक चाहिए। तो ये हो जाएगा 45, 4 गया कैरी, ये हो जाएगा 19 + 1 196। मैं बात फ्रेम में देख रहा था आ रहा है नहीं। हमें अगर 13th स्टेज बनानी है तो हमें चाहिए 196 मैचस्टिक। और देखते हैं अगर हमें 14th स्टेज बनानी है, 14th स्टेज, तो हमें कितनी मैचस्टिक चाहिए। तो n की जगह 40 रख दीजिए, ये हो जाएगा 200 + 1 और ये आ जाएगा 201। तो हमें 201 मैचस्टिक चाहिए 40 स्टेज बनाने, 40वीं स्टेज बनाने के लिए। और 39th स्टेज बनाने के लिए हमें कितनी मैचस्टिक चाहिए? 196 मैचस्टिक चाहिए। पर हमारे पास है कितनी? 200 मैचस्टिक। तो कोई भी स्टेज नहीं बनेगी क्योंकि इनके बीच में कोई स्टेज ही नहीं होती। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है लेट P of x इक्वल टू ax प्लस b एंड Q of x इक्वल टू cx प्लस d बी टू लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स क्यों है? क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। सच डेट, फर्स्ट पॉइंट दिया है ग्राफ ऑफ px पासिस थ्रू द पॉइंट, इसका ग्राफ इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखिए पहले इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन में क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। गिवन में आपको दिया है P of x जो कि है ax प्लस b पासिस थ्रू पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट से पास हो रहा है? 2,3 एंड 6,11। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2,3 एंड 6,11 will satisfy ax p of x इक्वल टू ax प्लस b। अगर कोई ग्राफ
किन्हीं पॉइंटों से पास होता है तो वो पॉइंट उस ग्राफ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये पॉइंट ये पॉलिनोमियल इन पॉइंटों से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 3 और y होता है ये जो p ऑफ x हम मानते हैं ना, यही होता है y। ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। तो देखिए पुट x इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, p ऑफ 2, जहाँ यहाँ पर x है वहाँ पर आपको 2 रखना है पहले पोलिनोमियल में। तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2a प्लस b, और p ऑफ 2 क्या है, p ऑफ 2 का अगर आप 2 रखोगे तो आंसर आ रहा है 3, तो p ऑफ 2 होगा 3। यही होता है इसका मतलब। एक काम की बात बताता हूँ, अगर p ऑफ x एक ऐसा ग्राफ है वो पास हो रहा है 2,3 से, इसका मतलब है कि p ऑफ 2 बराबर 3 होगा। अगर वो 6,11 से भी पास हो रहा है, एक्चुअल में ये ग्राफ तो लाइन होगा, मैंने बस समझाने के लिए बना दिया। लाइन क्यों होगा, क्योंकि लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल लाइन बनाते हैं। तो देखिए अगर एक ग्राफ है, एक लीनियर ग्राफ मतलब लाइन, वो पास हो रहा है 6,11 से, तो आप 6 पुट करोगे पोलिनोमियल में तो आंसर 11 आएगा। तो इसका मैंने यूज करा है, तब मैंने पोलिनोमियल में 2 पुट करा है तो आंसर क्या आएगा 3, तो 3 रख दिया। ये हो गया 2a प्लस 1, इसको मान लिया इक्वेशन 1। ऐसे ही पुट x इक्वल टू 6, इस बार मैं 6 पुट कर रहा हूँ किस में, p ऑफ x में ही। तो p ऑफ 6 बराबर a, यह पोलिनोमियल a, x की जगह 6, p ऑफ 6 बराबर 6a प्लस b। और अगर मैं 6 पुट करूँगा पोलिनोमियल में तो आएगा क्या, उसका आंसर क्या आएगा 11। यही है मतलब, अगर कोई पोलिनोमियल है q ऑफ x, मान लीजिए यह है x² और ये एक पॉइंट से पुट हो, मान लीजिए कुछ भी पोलिनोमियल हो, पर ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, जो पॉइंट है 6,-6। इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि जब आप पोलिनोमियल में 6 पुट करोगे तो आंसर आएगा -6। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज करा है मैंने, तब मैंने 6 पुट करा तो आंसर क्या आएगा, p ऑफ 6 हो जाएगा 11। तो 2 इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका, इक्वेशन 2 हमने ऊपर रखी, इक्वेशन 1 हमने नीचे रखी, फिर माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 8 और ये आ गया 4a। अब इधर देखिए 8/4 इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 2। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है कि आपने पहला लिखा 11 और इसमें से घटा रहे हो 3। अब 11 की वैल्यू क्या है, 11 की वैल्यू यह है, तो 6a प्लस b, और 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू, ये तो 11 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है 2a प्लस b, तो माइनस का 2a माइनस का b, वहाँ से भी सेम आंसर आएगा, ये हो जाएगा 4a, ये कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8/4 जो फिर से 2 है। तो a की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू पुट कर लीजिए किसी भी इक्वेशन में। तो पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम। पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है 3 इक्वल टू 2, a की जगह 2 रखा प्लस में b, तो देखिए ये हो गया 3 इक्वल टू 4 प्लस b, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और b की वैल्यू आ चुकी है -1। तो a भी पता लग गया, b भी पता लग गया, a और b पता लग गया तो हमें पोलिनोमियल पता लग गया है। p ऑफ x क्या था, p ऑफ x आपको दिया था ax प्लस b, a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है -1। तो देखिए हमें पोलिनोमियल निकालना था, पोलिनोमियल निकल गया। कह रहा है फाइंड द पोलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x, तो p ऑफ x तो निकल गया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्सिस। दीज लाइन मतलब कौन सी लाइन, ये लीनियर पोलिनोमियल है, और लीनियर पोलिनोमियल ज्योमेट्रिकली लाइन बनाते हैं, तो इन दोनों लाइनों की बात हो रही है, इन दोनों लाइनों की। तो एक पोलिनोमियल तो निकल गया, अब दूसरा निकालेंगे। इससे पहले ये वाला पार्ट भी मैं एक साथ कर देता हूँ। इन्होंने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट एट एक्स एक्सिस, तो ये वाला काम भी एक साथ ही कर देते हैं। तो द पॉइंट एट विच
एट विच पी ऑफ एक्स मीट एक्स एक्सिस। वो पॉइंट मुझे बताना है जिस पॉइंट पर पी ऑफ एक्स एक्स एक्सिस को मीट करेगा, मतलब उसे काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो बताइए एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट क्या होगा। उस पॉइंट, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। और मैंने आपको बताया था कि अगर, तो उस पॉइंट को मान लेते हैं द पॉइंट एट विच पी ऑफ एक्स मीट एट एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स कोमा 0 लेट करा है मैंने, क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, मुझे नहीं पता वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स मान लिया, पर इतना पता है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई तो 0 होगा। अब बताइए इस फंक्शन में अगर मैं पुट ये करूंगा तो आंसर ये आना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, एक्स की जगह x ही रख दिया, तो बताओ पी ऑफ एक्स क्या हो जाना चाहिए, पी ऑफ एक्स हो जाना चाहिए 0। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 इधर आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2x और 1/2 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा x, 0 1/2, 0। तो पॉइंट 1/2, 0 है जिस पॉइंट पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। एक तरीका और है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का आपको पॉइंट ढूंढना है तो उस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 0। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, तो बराबर में 0 रख दो, क्योंकि इस पूरे को ही वाई कहते हैं। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और अब वही आपको मिली है, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो पॉइंट क्या होगा, यहाँ का ही होगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1/2, 0 ऐसे। तो देखिए p का तो हो गया, q के लिए देखते हैं। कह रहा था ग्राफ ऑफ q ऑफ x पासिस थ्रू द पॉइंट। जो ग्राफ है ना q ऑफ x का, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं बचा हुआ पार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट कह रहा है द ग्राफ ऑफ q ऑफ x पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -1। इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है, एक बार लिख देता हूँ, q ऑफ x पासिस, गिवन वाला पार्ट है, गिवन वाला पार्ट, q ऑफ x पासिस थ्रू द पॉइंट, एक ही पॉइंट दिया है 4, -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4, -1 विल सेटिस्फाई q ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d। तो देखिए मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू 4, पुट x इक्वल टू 4 इन q ऑफ x। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 4 रखना है। तो ये हो गया c इंटू 4 प्लस d, q 4c प्लस d। और अगर मैं q ऑफ x में x की जगह 4 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, -1। तो -1 इक्वल टू 4c प्लस d। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि 2 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है। तो देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कहा है। क्या रहा था, ग्राफ ऑफ q ऑफ x इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ p ऑफ x। देखो आपको कहा है ग्राफ ऑफ p ऑफ x पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ q ऑफ x। इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ क्या था, p ऑफ x था ax प्लस b के इक्वल, और इसका ग्राफ क्या था, ग्राफ था इसका लाइन। ऐसे ही q ऑफ x क्या था, cx प्लस d के इक्वल, और इसका ग्राफ क्या था, इसका ग्राफ भी एक लाइन ही है क्योंकि लीनियर है। और 2 लाइनें कह रहा है ग्राफ पैरेलल है, इसका मतलब दोनों लाइनें पैरेलल है क्योंकि ग्राफ लाइन है। और 2 लाइनें पैरेलल कब होती है, तो उनका स्लोप इक्वल होता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्राफ आर पैरेलल, ग्राफ आर पैरेलल का मतलब है लाइन्स आर पैरेलल। और अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स आर इक्वल। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही लाइन से स्लोप कैसे आया, तो आप मेरा इससे पहला वाला लेक्चर देख सकते हो जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 2.6 कराई है। और स्लोप क्या होता है, x के कोफिशिएंट। इसका मतलब a इक्वल टू c,
और ए हमारा क्या आया था, ए हमारा आया था 2 आया था हमारा, ए हमारा आया था 2। इससे पहले मैंने मिटा दिया, तो 2 इक्वल टू सी और सी की वैल्यू आ गई 2। फ्रॉम अब हमें पता है ए इक्वल टू 2 है। अब हम मतलब जो हम पहले लिख चुके हैं वो मिटा दिया, तो सी की वैल्यू 2 अब इस इक्वेशन में पुट करिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। तो पुट यहाँ एक काम करते हैं, इसके बाद मैं टॉप पर ले जा रहा हूँ इसे। पुट c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्टार में पुट कर रहे हैं 2 को। तो -1 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस डी, ये हो जाएगा 8 प्लस डी, ये इधर आ गया -1 -8 इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू होगी -9, डी की वैल्यू होगी -9। तो फिर क्यू ऑफ एक्स क्या था, क्यू ऑफ एक्स था सी एक्स प्लस डी, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आई है 2 और डी की वैल्यू क्या है 9। तो ये आपका निकल गया क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स भी निकल गया। फिर आपको ये भी बताना था, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट एट एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर मीट करेगा, तो जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को मीट करेगा वहाँ वाई क्या हो गया 0, और इसी को कहते हैं वाई। तो लेट क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मैं एक बार अलग कर देता हूँ इसे, पहले यहाँ तक फिर यहाँ से करना है आपको। तो ये आ जाएगा 9 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करा है तो y तो 0 ही होगा। तो ये हो गया वो पॉइंट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये वाला कर लेते हैं, यहीं पर इतनी सी जगह में हो जाएगा। कह रहा है व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म, कह रहा है लीनियर फंक्शन इस फॉर्म का है जिसमें a ग्रेटर देन 0 है, हैव इन कॉमन। इन फंक्शनों में कॉमन क्या है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स, सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए ना वो ये है कि ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन निकाल लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये चीज़ कभी 0 हो सकती है, ये चीज़ 0 मतलब y 0। तो लेट पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। मैं इसके रूट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पोलिनोमियल के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो a तो 0 है नहीं, a तो बड़ा है, तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ a से। तो ये आ गया 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इधर देखिए 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा -1 बराबर x, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई -1। मतलब अगर मैं -1 पुट करूँगा तो आंसर 0 आ जाएगा। देखो -1 + 1 0, 0 इंटू ए 0। इसका मतलब ग्राफ अगर -1 में पुट करूँगा तो एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, लिखता हूँ ढंग से, एट x इक्वल टू -1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0। इसका मतलब व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म हैव इन कॉमन, ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ टाइप ax प्लस a passes थ्रू किस पॉइंट से पास होंगे, -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, -1, 0, क्योंकि -1, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए अगर आप यहाँ पर -1 पुट करोगे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 0, एफ ऑफ एक्स को ही y कहते हैं। तो इन फंक्शनों में कॉमन क्या है, ax प्लस a वाले फंक्शनों में कॉमन है कि सारे के सारे फंक्शन किस पॉइंट से पास होंगे, -1, 0 से पास होंगे। इसका मतलब अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लिख दूँ, देखिए a सेम है, तो ये फंक्शन किस पॉइंट से पक्का पास होगा, वो है -1, 0। अब -1 पुट करके देखिए आंसर 0 आएगा। अगर मैं ये लिख दूँ 6x + 6, तो ये किस पॉइंट से पक्का पास होगा, तो इसका आंसर है -1, 0। देख लीजिए -1 पुट करोगे 6 × -1 -6 + 6 0। तो ऐसे जितने भी लीनियर फंक्शन है, मतलब लाइन है, वो सारी की सारी इस पॉइंट से पास होंगी, है इसका मतलब। तो ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ टाइप ax प्लस a पासिस थ्रू -1, 0। ये लेक्चर मेरा पूरा हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन लेने दीजिए, जो एक बार में समझ में नहीं आते तो आप इस लेक्चर को बार बार देख सकते हो समझने के लिए। फिर भी डाउट आए तो आप कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा आपके डाउटों के लिए।